मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं विद्यानंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, नारायण कॉलेज, गुरिया कोठी। मैं आपका इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर फर्स्ट का यूनिट 5 से एक टॉपिक उठा करके लाया हूँ। आपके सिलेबस में दिया हुआ है सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, अर्थात महासागरीय जल में लवणता। इसी टॉपिक के इर्द गिर्द मैं आपसे आज बात करूंगा। और इस टॉपिक से जो परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि महासागरीय जल की लवणता से आप क्या समझते हैं, और पूछा जाता है इसी के साथ अटैच करके कि महासागरीय जल की लवणता को नियंत्रित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। या फिर इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि लवणता से आप क्या समझते हैं, महासागरीय जल में लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। और एक प्रश्न जो आता है इसे वह पूछेगा महासागरीय जल में लवणता के वितरण का उल्लेख करें। यहाँ पर मैं इतने सारे जो सवाल आपको बताया, इसमें से मैं दो बिंदु पर चर्चा करूँगा, दो टॉपिक पर चर्चा करूँगा। और वह टॉपिक होगा मेरा कि लवणता क्या है। दूसरा है जो इसी का हिस्सा है, इसी क्वेश्चन के साथ अटैच है, वह है कि महासागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये दो चीज़ों पर मैं चर्चा करूँगा, व्हाट इज सैलिनिटी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। तो ये टॉपिक आज का मेरा है चर्चा का विषय। तो आइए मैं इस टॉपिक पर चर्चा करूं। तो इसमें जो है वह पहले है कि लवणता क्या है। दैनिक जिंदगी में हम नमक का इस्तेमाल करते हैं, और जो हम नमक का इस्तेमाल करते हैं वह भी कहीं ना कहीं लवण ही है। और जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं नमक का, वह सोडियम क्लोराइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। और जो लवणता की बात होती है तो लवणता में सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही नहीं होता है। सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं होकर के उसमें जो है और भी अलग अलग, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जैसे कई एक तरह के लवण इसमें रहते हैं। अब सबसे पहले यह बात जाने कि लवणता क्या है। तो लवणता को सामान्य रूप में सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। अब है कि सामान्य रूप में सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे 30 ग्राम प्रति 1000 या 30 अर्थात 1000 ग्राम सागरीय जल में 30 ग्राम लवण की मात्रा होती है। तो ये आपने जाना कि लवणता किसे कहते हैं। अब है क्या कि एक विद्वान है डिटमर महोदय। ये डिटमर महोदय ने 1884 ईस्वी में चैलेंजर अन्वेषण के दौरान सागरों में 47 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिनमें से 7 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न सागरों में लवण की कुल मात्रा में अंतर हो सकता है, परंतु उनकी संरचना के अनुपात में हमेशा समानता होती है। विभिन्न सागरों में लवण की मात्रा 33 ग्राम प्रति 1000 से 37 ग्राम प्रति 1000 के बीच रहती है। अब है कि डिटमर महोदय ने जो लवणों का पता लगाया था उसमें 7 प्रकार के जो लवण हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। उन 7 प्रकार के लवणों का यहाँ चर्चा करना मैं उचित समझता हूँ। तो इसमें मैं लवण का प्रकार बताऊंगा, फिर उसको बताऊंगा कि प्रति 1000 ग्राम में उसकी कुल मात्रा कितनी है, और फिर उसका
प्रति 1000 ग्राम में जो है प्रतिशत कितना है। तो पहला है इसमें सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक ऐसा लवण है जो कि महासागरीय जल में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। तो सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है वह है 27.213 ग्राम, यानी 27.213 ग्राम, और यह परसेंटेज में देखें तो 77.8%। मैग्नीशियम क्लोराइड 3.807 ग्राम और परसेंटेज में 10.9%। मैग्नीशियम सल्फेट 1.658 ग्राम और परसेंटेज में 4.7%। कैल्शियम सल्फेट 1.260 ग्राम और परसेंटेज में 3.6। पोटेशियम सल्फेट 0.863 ग्राम और परसेंटेज में 2.5%। कैल्शियम कार्बोनेट 0.123 ग्राम और परसेंटेज में 0.3%। मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.076 ग्राम और परसेंटेज में 0.2%। तो ये सातों जो मैं बताया महत्वपूर्ण लवण, अब ये सातों महत्वपूर्ण लवण को यदि जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के यह आता है 35 ग्राम और प्रतिशत में 100% हो जाता है। तो अर्थात जो महासागरीय जल में औसत लवणता मिलती है वह 35 ग्राम प्रति 1000 देखने को मिलती है। वह ये 7 लवणों को आपने जो चर्चा किया उसको देखने से स्पष्ट होता है, सुनने से स्पष्ट होता है। अब है कि महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक या नियंत्रक कौन से हैं, इसकी चर्चा उचित समझता हूँ करना। तो एक महासागर से दूसरे महासागर में लवण की मात्रा में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, एक ही महासागर के विभिन्न भागों में लवण की मात्रा में अंतर मिलता है। महासागरों, सागरों तथा झीलों में लवण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रक कारक, कंट्रोलिंग फैक्टर्स कहा जाता है। इन कारकों में वाष्पीकरण, वर्षा, नदी के जल का आगमन, पवन, सागरीय धाराएं तथा लहरें आदि प्रमुख हैं। अब पहला है इसमें वाष्पीकरण। वाष्पीकरण तथा लवण की मात्रा में सीधा संबंध होता है, अर्थात जितना ही वाष्पीकरण तीव्र और अधिक होगा लवण उतना ही बढ़ती जाती है। वाष्पीकरण के साथ पवन में आर्द्रता की न्यूनता का होना अनिवार्य होता है। जहाँ पर तापक्रम ऊंचा रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पर लवणता अधिक होती है। जैसे कि कर्क तथा मकर रेखाओं के पास भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापक्रम तथा अधिक वाष्पीकरण के होते हुए भी अत्यधिक आर्द्रता के कारण लवणता उतनी अधिक नहीं हो पाती है जितनी कि अयनवर्ती भागों में होती है। उस्ट महोदय ने इस संबंध में कुछ अध्ययन करके बताया कि अटलांटिक महासागर में वार्षिक वाष्पीकरण का दर भी अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग देखने को मिलता है। अब जैसे 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 94 सेंटीमीटर वाष्पीकरण होता है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 149 सेंटीमीटर जो है वह वाष्पीकरण होता है और लवणता 37 ग्राम रहता है। और वहीं 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो तापीय भूमध्य रेखा है वहां पर वाष्पीकरण 105 सेंटीमीटर होता है और लवणता 34.68 ग्राम प्रति 1000 रहता है। तो इस तरह से आपने देखा कि अटलांटिक महासागर में ही अलग अलग हिस्सों में जो है वाष्पीकरण का दर अलग अलग है और लवणता की मात्रा भी अलग अलग है। अब दूसरा है यहाँ पर जो कारक वह है वर्षा द्वारा जल की पूर्ति। तो स्वच्छ जल की अधिक मात्रा होने के कारण लवणता कम हो जाती है। जिन भागों में अत्यधिक जल वर्षा होती है वहाँ पर लवणता कम होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में उच्च तापक्रम के होने के बावजूद घनघोर वृष्टि के कारण लवणता कम देखने को मिलती है, जबकि अयनवर्ती अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास के क्षेत्रों में न्यून वर्षा के कारण अधिक लवणता देखने को मिलती है। ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय भागों में अत्यधिक हिम वर्षा के कारण निर्मित हिमानी सागरों में हिम पहुंचते रहते हैं
जो कि शीतोष्ण प्रदेशों में पहुंचने पर पिघलकर सागर की लवणता को कम कर देते हैं। इस कारण से ध्रुवों के चारों ओर कम लवणता का पट्टी देखने को मिलता है। अब तीसरा जो कारक है वह है नदी के जल का आगमन। अधिकांश नदियां आप जानते हो कि महासागर में जाकर गिरती है, और नदियां जहां उसका मुहाना होता है, जहां पर नदी महासागर से जाकर के मिलती है, जहां गिरती है, वहां पर अपने साथ स्वच्छ जल लेकर के वह जाती है, यानी मीठा जल लेकर के जाती है, जिसके कारण वो अपने मुहाने के पास जो है वह लवणता को क्या करती है, घटा देती है। उदाहरण के तौर पर गंगा, कांगो, नाइजर, अमेजन, सेंट लॉरेंस आदि नदियों के मुहाने वाले भागों में कम लवणता मिलती है। वहीं बंद सागरों में यह प्रभाव अत्यधिक स्पष्टता के साथ देखने को मिलता है। ब्लैक सी में डेन्यूब, नीपर, निस्टर आदि नदियों के गिरने के कारण लवणता मात्र 18 ग्राम प्रति हजार रहता है। जहां पर वाष्पीकरण की मात्रा स्वच्छ जल की पूर्ति से अधिक होती है, वहां पर लवणता बढ़ती जाती है। ऐसा आप रूम सागर में लवणता 40 ग्राम प्रति हजार देखने को मिलती है से समझ सकते हैं। चौथा जो कारक है वह है वायु दाब तथा वायु दिशा। तो वायु दाब और वायु दिशा का जो दिशा है यह भी सागरीय जल की लवणता को प्रभावित करता है। अब है इसमें प्रति चक्रवातीय दशाएं, स्थिर पवन, उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि होती है। अयनवर्ती भागों में उपर्युक्त दशाएं भी मिलती हैं। परिणाम स्वरूप उच्च लवणता के कारण यहाँ पर हवाएं लवणता के पुनर्वितरण में भी सहायता करती है। ये हवाएं अपने साथ खारे पानी को दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है, जिस कारण वहाँ की लवणता बढ़ जाती है, परंतु जहाँ से जल हटाया जाता है वहाँ पर उसके स्थान की पूर्ति के लिए नीचे से जल ऊपर आता है, परिणामतः लवणता कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे, महासागर अर्थात महासागरों के पूर्वी किनारे से खारे जल को महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर लाकर वहां की लवणता बढ़ा देती है। इसी कारण से मैक्सिको की खाड़ी में लवणता 30 ग्राम से 37 ग्राम मिलती है, जबकि कैलिफोर्निया तट पर लवणता कम पाई जाती है। पछुआ हवाएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर लवणता को कम कर देती है, परंतु पश्चिमी तटों पर बढ़ा देती है। कभी कभी इन हवाओं के कारण लवणता घट भी जाती है, क्योंकि इन हवाओं के कारण कम खारे तथा अधिक खारे जल में मिश्रण होता रहता है। पांचवा है सागरीय गतियां। तो महासागर में जो है उसकी जलधाराएं होती है, और ये जलधाराएं जो है जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, और ये गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं होती है। यह भी जो है लवणता को घटाने बढ़ाने में अपना योगदान देती है। तो सागरीय धाराओं का प्रमुख कार्य सागरीय जल को मिश्रित करना है, उसका मिश्रण बनाते रहना रहता है। अतः इनके द्वारा लवणता के वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। सागरीय धाराएं निश्चय ही लवणता को बढ़ाने तथा घटाने का कार्य करती है। भूमध्य रेखीय गर्म धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी भाग से लवण को पूर्वी तटीय भागों में पहुंचाकर वहां की लवणता बढ़ा देती है। मैक्सिको की खाड़ी में इसी कारण से उच्च लवणता पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर लवणता को बढ़ा देती है। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा के कारण उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटीय भाग में लवणता घट जाती है। बंद सागरों में इन धाराओं का प्रभाव नगण्य होता है, परंतु वे सीमांत सागर जो कि सागर से चौड़े प्रवेश द्वार द्वारा मिलते हैं, इन धाराओं से प्रभावित होता है। नॉर्वे तथा उत्तरी सागर में गल्फ स्ट्रीम के कारण अपेक्षाकृत अधिक लवणता मिलती है। तो ये आपने जाना कि महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अब यहाँ पर जो उस्ट महोदय है, एक विद्वान है उस्ट महोदय, उस्ट ने बताया है कि संक्षेप में कि सागरीय लवणता पर मुख्य रूप से 3 कारक का प्रभाव होता है। पहला बताया उसने वर्षा के कारण लवणता में कमी होती है, दूसरा बताया वाष्पीकरण के कारण लवणता में वृद्धि होती है, तथा तीसरा बताया मिश्रण की प्रक्रिया के कारण लवणता में परिवर्तन होता है।
सागरों में लवणता में सामयिक परिवर्तन भी होता है। उत्तरी गोलार्ध में जून में अधिकतम लवणता तथा दिसंबर में न्यूनतम लवणता मिलती है। अब ये उत्तरी गोलार्ध में ये अलग अलग महीने में ही लवणता का अंतर होने के पीछे का कारण क्या है, तो जून के महीने में जो है वह बरसात का और दिसंबर के महीने में न्यूनतम लवणता का। तो जून के महीने में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जून के महीने में अत्यधिक तापमान होने के कारण अत्यधिक वाष्पीकरण होता है और जिस वजह से वहाँ पर जो है लवणता ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं दिसंबर के समय में क्या होता है, न्यूनतम तापमान होता है, वाष्पीकरण कम होता है, जिसके कारण जो है वहाँ पर लवणता कम देखने को मिलता है। तो आज के क्लास में आपने जाना कि लवणता क्या है और लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों कि आज के क्लास से आप लाभान्वित हुए होंगे और इस दो बिंदु को लवणता और लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों को आपने भली भांति समझ लिया होगा और आप इसको नोट्स के रूप में आप तैयार कर लेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से आप तैयारी करेंगे। तो फिर मिलता हूँ आपसे एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए आप मन लगा करके पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए और कोई भी परेशानी हो तो आप जो है बेहिचक चर्चा कीजिए, पूछिए मुझसे, मैं आपको बताऊंगा। मिलता हूँ फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।